नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महिला सुरक्षा की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप जैसे भयावह अपराध की रोकथाम के लिए विधेयक पास हो गया है। अपराजिता विधेयक में रेप पीड़िता की मौत होने या स्थायी रूप से कोमा में जाने पर 10 दिन में फांसी का प्रावधान भी है। रेप, गैंग रेप के दोषियों को बिना पैरोल उम्र कैद की बात भी है। जांच 21 दिन में पूरी होगी और इसे 15 दिन बढ़ाया भी जा सकता है। गौरतलब है कि अपराजिता के कानून बनने में समय लगेगा क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है। साथ ही आपको बता दें 2019 में आंध्र प्रदेश में दिशा जो विधेयक है वो अटका पड़ा है और 2020 में महाराष्ट्र का शक्ति विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। इससे संकेत मिलता है कि अपराजिता को कानून बनने में समय लग सकता है। इस बीच बदलापुर मामले में महाराष्ट्र से खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इस पर भी हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल का जो बिल है उस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जो कमियां अब तक बने कानूनों में हैं वो अपराधिता से पूरी होंगी। हाथरस उन्नाव रेप कांड को याद करते हुए उन्होंने अपनी बात सामने रखी। मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि सीबीआई से मेडिकल छात्रा के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की अपील है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के समान है और जल्दबाजी में न्याय का गला घोटने के समान है। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी ने भी विधानसभा में इस बिल का समर्थन किया है। हालांकि वो कुछ संशोधनों के पक्ष में है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि इसमें अगर पुलिस अधिकारी शामिल पाए जाते हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। उनसे बात की ऐश्वर्या ने। अभिषेक बैनर्जी ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन सबको एक साथ उठकर इस हीनियस क्राइम का विरोध करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि जनता प्रोटेस्ट करे, उनका मौलिक अधिकार है। और बैनर्जी ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन सबको एक साथ उठकर इस हीनियस क्राइम का विरोध करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि जनता प्रोटेस्ट करे, उनका मौलिक अधिकार है। और कोलकाता और वेस्ट बंगाल एक दूसरे प्रदेशों से हटकर एक ऐसा प्रदेश तभी बनेगा जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। आपको लगता है उनके स्टेटमेंट से आपका एक बात बोलो। आप एक बात होता है जब बोलते हैं भाई मगरमच्छ देखा है कभी? मगरमच्छ और सियाल का जो होता है ना, जब भाई तुम्हारा कितने बच्चे हैं, मैं तो सब अंडे सियाल ने खा लिया। तो उसके बाद मगरमच्छ बोलते भाई कितना है ना, एक ही है तो बोलते 5 है। तो यही बात है, पिसी और बुआ और भतीजा का बात है। तो बुआ भतीजा में तो एक अभिनय कर रहा है, रोल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। टीएमसी का रोल भी है सर इसमें? पूरा एक्टिंग कर रहे हैं। टीएमसी का रोल तो नहीं होगा तो किसका रोल होगा? ये पूरा नौटंकी कर रहा है। पूरा अभिषेक बंदोपाध्याय पूरा नौटंकी कर रहा है, कुछ नहीं। आपको लगता है सीबीआई को वहां पर जांच करने के लिए जो टीम गई है उनको निष्पक्ष जांच करने दी जा रही है? मैं तो सीबीआई में देखिए एक बात बोलूँ, राजीव कुमार जो घटना घटी थी रात में, ममता सीएम उसके घर के सामने बैठ गए थे जी हम जांच करने नहीं देंगे। कौन एक भी फाइनल रिजल्ट अभी तक निकला? मैं चाहता हूँ सीबीआई के कम से कम, जो देश का सबसे बड़ा क्राइम ब्रांच का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो कुछ करके दिखाओ। 15 साल लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो देखेगा 15 साल का बाद वो हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का पब्लिक हंस रहा है। तो हम चाहते हैं भाई जल्दी जल्द इसका जो आरोपी है उसको अरेस्ट करो, और कल अरेस्ट किया है, इस सबसे बड़ी धन्यवाद। लेकिन अर्जीकर घटना जिसका पोस्टमार्टम का पीछे जिसका रोल है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। और इसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने।
पश्चिम बंगाल सरकार एक नया कानून लेकर आई है, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 उसका नाम रखा गया है। कुछ प्रावधान उसमें किए गए हैं, खासतौर पर रेप, गैंगरेप और विक्टिम्स जो पीड़िता होती हैं उनको लेकर। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं जो बीएनएस आया था उसमें भी उनका एक रोल था। सिद्धार्थ और इंडिया के भारत के टॉप क्रिमिनल लॉयर हैं, पूर्व एएसजी हैं। सर, आपने ये बिल देखा, इस बिल को हम क्या कह सकते हैं, कितना अलग है बीएनएस? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बिल है ये बीएनएस को बदलना चाह रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ये प्रावधान जो है कॉम्पनसेशन का, सज़ा बढ़ा दी, ये सब बीएनएस में भी हैं। ये आईपीसी में भी थे, बीएनएस में भी थे। तो मेरा मानना है कि ये उसे जिसे कह सकती है उसके साथ टिंकरिंग की है, पर ज़्यादा बदलाव नहीं लाए और इसका असर ज़्यादा मेरे समझ में तो नहीं हो। जी देखिए सर, इसमें 21 दिन में जांच पूरी हो, एडिशनल 15 दिन जांच के लिए मिलेंगे, यानी कुछ भी मामला हो आप 36 दिन में पुलिस को जांच पूरी करनी पड़ेगी। आरजी कर मामले में जांच अभी तक चल रही है, पहले पुलिस कर रही थी, अब सीबीआई कर रही है। कितना व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ये बिल इन्वेस्टिगेशन पार्ट को लेकर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कोई समय सीमा कभी तय नहीं हो सकती। देखिए, एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अनोखी लाल वाला, जहाँ यही बात चल रही है, क्योंकि पहले 60 दिन का समय था कि 60 दिन के अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। उस समय को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएंगी, गवाह कैसे पेश होंगे। अनोखी लाल वाले केस में 13 दिन में रेप और मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि फेयर ट्रायल की तो कोई चीज़ होती है, जो भी कानून लाना चाहिए उसको देखना चाहिए दो नज़रिए से, विक्टिम के नज़रिए से और अक्यूज के नज़रिए से, दोनों तरह से फेयर होना पड़ता है। अगर हम ऐसी अनरियलिस्टिक जिसे कह सकते लिमिट्स लाएंगे तो ये कानून चल नहीं पाएगा और इसका रोज उल्लंघन होगा। सर, 52 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है, वो कह रहे हैं कि हम बिल में ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी, 1 महीने में सुनवाई पूरी हो जाएंगी। ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसे बीएनएस में भी आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, इवन पोक्सो की जो कोर्ट है वो अभी तक सारे स्टेट्स में नहीं बनी है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना ठीक है, सही है, पर उसके लिए इनको कानून नहीं चाहिए था। उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, उनके लिए जजेस भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी है, ये नहीं कि नहीं जरूरी है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बनाने से कानून की कंप्लायंस नहीं है। एक और बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, जैसे बार बार सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में बोलता है कि ऐसे केसेस में जिसमें महिलाएं या बच्चे शामिल होते हैं, पुलिस फोर्स को, जो जांच एजेंसी हैं, उनको प्रॉपर जो है सेंसिटाइजेशन उनका किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस फोर्स तो वही है, इन्वेस्टिगेशन उसी को करनी है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे आप बोल रहे हैं। तो ये जो बिल है, ये क्या जो वो सोच रहे हैं या जो वो कह रहे हैं कि डेटरेंट एक पैदा करेगा, अपराधियों के मन में वो एक भय पैदा करेगा, जैसे इन्होंने एक क्लॉज इसमें जोड़ा है, एक प्रावधान कि जो रिपीट ऑफेंडर होंगे, जो बार बार इस तरह करते होंगे, उनको डेथ, लाइफ तो है, डेथ तक की पेनल्टी। निर्भया के बाद 2013 में कानून बदला गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आई, पर तभी ये ऑफेंसेस हुए। पहली चीज़ ये है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और दूसरी चीज़ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिसिंग। दोनों चीज़ें पे गौर करना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंसिटाइजेशन हो के प्रिवेंटिव एक्शन ली जाए कि कानून का उल्लंघन ना हो, क्राइम ना हो, और उसके बाद अगर क्राइम हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट और एफिशिएंट और फेयर हो। कानून बनाने से इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, जब तक पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होगी, सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, तो ये कानून पेपर कानून रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है गवाहों के जो प्रोटेक्शन को लेकर इतना लंबा चौड़ा, विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर जो चलता है, वनरेबल जो विटनेसेस हैं उनको लेकर चलता है, तो ये कवायद क्या इतनी आसान है कि सिर्फ बिल बनाने से हो जाएगा? देखिए, वल्नरेबल विटनेस की बात बहुत देर से चल रही थी। लीगल सर्विस अथॉरिटीज वल्नरेबल विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके ट्रायल भी तरीके से की जा रहे हैं, लेकिन आपको सोशल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि वल्नरेबल विटनेसेस प्रोटेक्ट की जाए। एक और सर ये सवाल है, आपने ये बिल पढ़ा, बीएनएस में भी आप शामिल थे, आपने उसको बढ़िया से पूरे को समझा। क्या डिफरेंस आपको लगता है कि क्या जो ममता सरकार जो बिल लेकर आई है वो उसमें इतना बड़ा बदलाव है कि वो दावा ठोक कर कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कानून है, हमने बदलाव हमने किया है? बदलाव है, पर इतना कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थ लूथरा साहब बता रहे हैं कि बदलाव तो है, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत में लाना उतना आसान नहीं है जितना आसान बिल पेश करके पास कराना है।
नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और वाकई में ये ज़रूरी अहम बात है कि सिर्फ कागजी कानून न बन के रह जाए। और इस बीच कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। संदीप घोष पर RG कर कॉलेज में करप्शन के कई आरोप लगे थे और CBI कई दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी। और अख्तर अली, आपको बता दें, जो पूर्व उपाधीक्षक रहे हैं, उनकी शिकायतों के बाद ये आपको बता सकते हैं किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है। तो अपराजिता कानून पर जिस तरह से बात कर रहे हैं तमाम कानूनविद कह रहे हैं, आप देखिए बदलापुर महाराष्ट्र के यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाई कोर्ट ने पॉक्सो के कार्यान्वयन में खामियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हाई कोर्ट ने कहा नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए पुलिस, अस्पतालों और स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी ये जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़िता की जांच करने से इनकार नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि पुलिस के पास जाओ। तो वाकई में अहम यही है कि हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं सब सेंसिटिव हों इस मामले को लेकर, और जो सुधार की ज़रूरत है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है हर स्तर पर। और सुनील सिंह हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं इस पर। बदलापुर के स्कूल में मासूम बच्चों के साथ हुए यौन शोषण मामले में आज फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने अब तक लिखी जाने वाली पुलिस डायरी के शैली पर सवाल उठाया और ये कहा कि 35 सालों से लगभग उसी तरह की डायरी लिखी जा रही है। क्या ये सही है? एक स्टीरियोटाइप बन गया है, क्या इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है? दूसरा सवाल अदालत ने उठाया कि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं या तरीके अपनाए गए हैं जो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये भी संतोषजनक नहीं है। इस पर भी अदालत ने कहा कि इसमें और तेज़ी लानी चाहिए और सुधार लाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट को देखा गया और साथ में कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे हैं, क्या उन्हें निकाला नहीं जाना चाहिए, हटाया नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बात उठाई गई और किया गया। इसके अलावा अदालत ने पूरी जांच रिपोर्ट देखी। कमेटी SIT जो जांच कर रही है, हालांकि उस पर एक तरह से संतुष्टि प्रकट की, लेकिन जिस तरह से इस तरह के मामले हैं बच्चों से जुड़े और स्कूलों में क्या जो हेल्पलाइन जो बनाई गई है, क्या उस हेल्पलाइन का पालन किया जाता है, ये भी अदालत ने कहीं न कहीं सवाल उठाया, जिस पर यह कहा गया कि हेल्पलाइन के बारे में राज्य में हेल्पलाइन बनी है, लेकिन उसमें भी अब ये बात उभारी जा रही है कि इसके बारे में जो है कि स्कूलों में भी हेल्पलाइन का पालन होना चाहिए। इस तरह की बातें उसके तहत की गई। साथ ही मसला उठा बच्चों की सुरक्षा को लेकर, खास करके पॉक्सो के मामले में इस तरह के जो मामले आते हैं उसमें एक SOP होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, जिसकी कमेटी की बात उठी थी। उस कमेटी में अदालत की तरफ से सजेशन दिया गया कि कोई रिटायर IPS महिला भी होनी चाहिए और रिटायर न्यायाधीश भी होने चाहिए। उसमें कुछ नाम भी सजेस्ट किए गए। साथ ही लोगों में, खास करके बच्चों में भी, जो लड़के हैं उसमें जागरूकता आनी चाहिए, इसकी भी बात हुई। इसीलिए अदालत ने कहा कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि छोटी बच्चियों के साथ कैसे पेश आना है वो इसकी जानकारी जो है बच्चों को भी और लड़कों को भी होनी चाहिए। ये एक बात कहीं कहीं उठी। इस दौरान सुनवाई के दौरान एक शख्स जो इंटरवेन किया और उसने साकीनाका में भी इसी तरह का एक छोटे बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ, तो उसका मसला उठाया, जिस पर अदालत ने कहा कि आप अलग से इस पूरे मामले की याचिका दीजिए, उस पर भी हम सुनवाई करेंगे। और साथ ही आज की सुनवाई को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया और ये कहा गया कि 4 सप्ताह बाद फिर से इस पूरे मामले को सुना जाएगा। और जिस तरह की अब तक की जो खामियां पाई गई हैं, चाहे वो डायरी में खामियां पाई गई हों या पकड़ने की तरीका जो है उसमें खामियां पाई गई हों, या फिर FSL जो है वो जो है FSL के काम में जो देरी हो रही है, इन सब चीज़ों में किस तरह से तेज़ी आई इसका भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि आप दबाव में आकर काम मत कीजिए, आप जो सही है जो है उसी सही तरीके से कीजिए और सही समय पे चार्जशीट फाइल करके एक अच्छी और मजबूत केस बनाइए।
मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोजा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक पर लगा है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोगों ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया और आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। भाग्यनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस आहेत। संभाजीनगर कॅनॉल रोडला प्रायव्हेट कोचिंग क्लास आहे। त्यामध्ये 7 ते 10च्या वेळामध्ये एका आरोपी नामे जो शिक्षक आहे नागेश जाधव यांनी त्यांच्याच कोचिंग क्लासमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केलेला आहे। त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। आरोपीवर नवीन BNS ॲक्टचा कलम 74-75, पोक्सोचं 12 आणि ॲट्रॉसिटी 325A प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला है। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 23 अगस्त को एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या का मामला है। ये राज क्या है इसके पीछे? पहले ये बात सामने आई कि गौ रक्षकों ने उसे गौ तस्कर समझकर मार डाला। फिर पिता के हवाले से बताया गया कि आपसी रंजिश का मामला है और इसी आधार पर केस दर्ज किया गया। लेकिन NDTV की पड़ताल में एक नई बात सामने आई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इस मामले के आरोपी अनिल कौशिक की मां से बात की है। मां कहती है कि बेटा निर्दोष है, लेकिन मानती है कि उसने कार का पीछा किया था, उसे गौ तस्कर समझकर ये पीछा किया था। देखिए और सुनिए ये बातचीत। ये घर है आरोपी अनिल कौशिक का और घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है लिव फॉर नेशन। संगठन जो है वो चलाते हैं और नीचे लिखा है गौ रक्षा दल। अनिल कौशिक की जो माताजी हैं वो मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश देवी। अच्छा, आपके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पर आरोप ये लगा दिया है कि आपके बेटे ने गोली मारी है एक लड़के को और उसने समझा कि वो तस्कर है इसीलिए गोली मारी। क्या कहना है इस पर आपका? देखो जी, मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करता, गौ रक्षा करता है और मेरे बेटे ने बहुत सेवा करी गौओं की। अच्छा। और अब तो कितने दिनों से वो जा भी नहीं रहा था। कई दिन में अब गया था क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। 2 गुड़िया हैं उसकी और मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा। मेरे बेटे को निर्दोष फंसाया जा रहा है। अगर गाड़ी में 3-5 बंदे बैठे थे और अगर मेरे बेटे की गाड़ी पीछे थी, अगर इसकी गोली लगती तो पीछे वालों को लगती। जी। उस बच्चे का हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, ना मेरा बेटा उसको जानता है और मेरा बेटा भक्ति भाव वाला है। अगर वो निर्दोष है बहुत जल्दी आएगा। तो आपके बेटे ने बताया था कि क्या वो पीछा कर रहे थे उनका? हाँ, तस्कर समझ के, क्योंकि पहली गाड़ी में फायरिंग उन्होंने मारी है। अच्छा। मेरे बेटे की गाड़ी में फायरिंग उन्होंने गोली चलाई है। अच्छा। इन्होंने सोचा ये पक्के तस्कर है। अच्छा। अगर ये पहले ही रोक देते तो मेरा बेटा कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। तो गोली किसने चलाई थी फिर? उन्होंने चलाई थी। नहीं, जैसे वो इसमें मुझे नहीं पता, मेरा बेटा तो अपने ऊपर ले रहा है। अच्छा। सबको बचाने के लिए। अच्छा। अब ये परमात्मा को पता। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से पकड़ ली? उसको कहाँ से पकड़ा था? ये तो पुलिस ही बताएगी भैया। नहीं, आप घर से उठा ले गए थे, कहाँ से पता? वो अपने आप अरेस्ट हुआ। अच्छा, अपने अरेस्ट हो गया। हाँ। अच्छा, खुद ही अरेस्ट हो गया। सरेंडर कर दिया? हाँ, सरेंडर कर दिया और अपने आप बोल दिया। चाहे उसे लगी या नहीं लगी, उसने अपने ऊपर ले ली। बाकी एक बात बताओ, गोली उसके सिर में पीछे से लगी। गाड़ी हमारे बच्चों के पीछे, आगे से किसने मारी? मेरा बेटा कह रहा है मैंने तो आगे से नहीं मारी, पीछे से हम चला रहे, वो भी गाड़ी में लगा रहे थे। उनको नहीं, हवा में फायरिंग कर रहे थे बच्चे, उनको नहीं मार रहे थे। उन्होंने ही चलाई पहले। अच्छा। इन्होंने तो गाड़ी गुड्डी तो ये बिट्टू बजंगी की भी दोस्त हैं? नहीं। और नूह वाले केस में गए थे क्या? जब नूह में कांड हुआ था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बताया था आपको कि हमसे मतलब हम गाड़ी पीछा कर रहे थे फिर गलती हुई है? हाँ, ये तो बताया था। अच्छा। लेकिन पहले उन्होंने चलाई है,
जो उस गाड़ी में थे उन्हें नहीं पता किसने चलाई है। अगर ये चलाते तो पहले ड्राइवर को लगनी थी, साइड वाले को कैसे लगी ये परमात्मा को ही पता। जी, तो ये माँ छोटी छोटी जी, तो दो बच्चियां हैं अनिल कौशिक के, और ये उनका घर है फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में, यहाँ पर वो रहते हैं। और फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अभी जांच जारी है। लेकिन जो उनकी मां है, उनका कहना ये है कि उनका बेटा उस रात वहाँ स्पॉट पे था, लेकिन गोली किसने चलाई ये उनको नहीं पता है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इसी मामले पर एक और जानकारी मुकेश सिंह सेंगर ने भेजी है। आरोपी अनिल कौशिक के घर के पास उसकी 2 गाड़ियां खड़ी हैं। पहली बोलेरो कार है जिसमें गौरक्षा दल लिखा हुआ है और दूसरी एक गाय की एम्बुलेंस है जिस पर लिव फॉर नेशन संगठन का नाम और अनिल कौशिक का नाम लिखा हुआ है। देखिए मुकेश की ये रिपोर्ट। तो NDTV ने खोज निकाला है अनिल कौशिक की उन गाड़ियों को, जिन गाड़ियों को लेकर अनिल कौशिक निकलता है और खुद को गौरक्षा दल का नेता बताते हुए शहर में घूमता है। ये गाड़ी खड़ी है जिसका TN नंबर है और इस पर लिखा है गौरक्षा दल। तो एक गाड़ी ये खड़ी है और दूसरी गाड़ी मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि अनिल कौशिक की है। और इन्हीं गाड़ियों से उसके परिवार का ये कहना है कि वो गायों की सेवा करता है। ये देखिए, ये एक एम्बुलेंस है और इस पर उसके संगठन का नाम लिखा हुआ है लिव फॉर नेशन संगठन, और इस पर ऊपर नाम भी लिखा हुआ है अनिल कौशिक और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। ये एक एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस भी अनिल कौशिक की है। आप देखें कि यहाँ पर एम्बुलेंस में ये लिखा हुआ है कि लिव फॉर नेशन संगठन फरीदाबाद रजिस्टर्ड बेसहारा व घायल रोड एक्सीडेंट बीमार गायों के लिए एम्बुलेंस है। और ये संगठन गैर सरकारी है और गैर राजनीतिक है। टीम पंडित अनिल कौशिक, ये एक एम्बुलेंस है जो कि गायों की एम्बुलेंस है। तो ये 2 गाड़ियां जो हैं जो अनिल कौशिक की हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे लिखा हुआ है गाय बचाओ देश बचाओ। ये दोनों गाड़ियां अनिल कौशिक के घर के पास खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियां और उसके परिवार के लोगों ने जो बताया वो साबित करता है कि अनिल कौशिक गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ है और उस रात वो तस्कर समझकर आर्यन का पीछा कर रहा था और फिर फायरिंग हुई जिससे आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इस बीच आर्यन मिश्रा के घर पहुंचे हमारे सहयोगी अतुल रंजन। आइए सुनते हैं आर्यन के माता पिता का क्या कहना है। इस वक्त फरीदाबाद मामले में आर्यन मिश्रा के पिता और माता पिता श्री आनंद मिश्रा और माताजी उमा मिश्रा हमारे साथ है। उमा जी, आप ये बताइए कि उस रात जब आपके बेटे वहाँ से गए तो क्या बता के गए आपको? बेटा मेरा मोहित नाम का एक लड़का था, उसका बर्थडे मनाने 12 बजे केक काट के आया। 1:30 बजे केक काट के और थोड़ा हाथ मुँह धो के और हमने कहा बेटा सो जाओ, तो कह रहा मम्मी 1 मिनट में आता हूँ नीचे से। उसके बाद में कहाँ गया नहीं पता चला सर। फिर आपको कब बताया गया कि ये हादसा हुआ है? वो कब हुआ? हमें सर सुबह पता चला है 4:30 बजे 3:30 बजे करीब कि चलो वहाँ पे बुला रहे, वहाँ पे कुछ बात हो गई है। हमें नहीं पता है सर। हमें 8:30 बजे सुबह ही पता चला। ये सब गए, हमारे बीच वाला बेटा, हमारे हस्बैंड, ये सब गए हुए थे और हमें नहीं बताया कि मम्मी पागल हो जाएगी। सर एक हम जॉब करते हैं छोटी सी और हाथ में प्लेटें डली है, सर फूटा है, पैर टूटा है। सर हम जॉब करके अपने 12वीं साल लड़का उसका पेपर आने वाला है, उसको हम सर पढ़ा रहे थे। अभी सर बहुत मुश्किल, इनको अटैक पड़ा हुआ है, अटैक के मरीज ये कहीं जॉब नहीं करते। बीच का लड़का मेरे रोड पड़ा हुआ है पैर में, वो भी उस ट्रेनिंग में है। तो हम जॉब करके अपने बच्चों को 12वीं क्लास में पढ़ा रहे थे सर। लेकिन तो ये सब पता नहीं कहाँ से ले जाके उसको मार दिया। हमारी तो जिंदगी लूट गई सर। आगे क्या करूँ सर, मैं समझ नहीं आता। आनंद मिश्रा जी भी हैं। अभी तक की जो जाँच हुई है सर, हाँ जी, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप जाँच से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है जी, नहीं। आपको लग रहा है पुलिस जांच ठीक नहीं कर रही? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसमें कैसे गुमराह किया जा रहा है? 4 मुलजिम क्यों छोड़ दी गई? जो पुलिस को गुमराह किया, हर्षित, संकी और सुजाता कीर्ति, ये कार में थे। ये जो मेरे बयान दिलवा रही थी कि आप इनका नाम लो, बयान दो, मैंने मना कर दिया। कौन लोग हैं, उनके क्या संबंध है आपस में?
उनके लड़ाई चली है। 300 उनकी आपसे लड़ाई, 307 उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। 15 तारीख को 1 नंबर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। इसलिए उनका नाम दिलवा रही थी, या किस लिए दिलवा रही थी? नाम दिया उनका? मैंने नहीं, हम देखे नहीं, हम कैसे कहते? हम नहीं जानते भाई किसी को, हम कैसे कहते? और मेरे बच्चे यहीं शुरू से अंत तक यहीं पढ़े लिखे, 1 नंबर में ही पढ़े हनुमान मंदिर में, आज तक मेरे बच्चों को नहीं मारे। पर आपको क्यों लगता है कि ये जो 4 लोग जो कार में थे उन्होंने ये हत्या की है? बाबूजी ये लेके गए, ये पुलिस को गुमराह किए हैं, इसलिए हमें शक हो रहा है कि पुलिस को गुमराह किया गया कि फला फला आदमी ने मारा है, गोली चलाया है, फला फला आदमी है। अब फला फला आदमी का गोली मारा है कह रहे हैं, और वो जो अपने वहाँ बता रहे हैं कि उसमें सीटी कैमरे में कैद हैं, मौजूद हैं, वो क्यों नाम लिया गया? बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां तकरीबन 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर संकट जो आया हुआ था तो वो फिलहाल टल गया है। सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ज़मीन जायदाद का ब्यौरा भी दें। इसके लिए कई बार तारीखें दी गई, लेकिन तकरीबन 26% कर्मचारियों ने ही ये ब्यौरा जमा किया है और तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी अभी भी रह गए हैं। इसके बाद 21 अगस्त की आखिरी तारीख दी गई, लेकिन उसे भी 1 महीने के लिए बढ़ाना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी लगातार शिकायत कर रहे थे कि पोर्टल पर ब्यौरा डालने में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की परेशानियों का ध्यान रखते हुए तारीख को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। और हमारे सहयोगी ने आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की संपत्ति के इस ब्यौरे मामले में प्रयागराज में विकास भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल कुमार श्रीवास्तव समेत जो अन्य लोग हैं उनसे बात की एनडीटीवी ने। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो देना था उसकी डेट जो है सरकार ने बढ़ा दी है, यानी 31 अगस्त से उस डेट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ विकास भवन में कुछ कर्मचारी यूनियन के नेता हैं और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो कितना सहमत है सरकार के इस फैसले से। क्या नाम है आपका? कमल कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि संपत्ति का जो ब्यौरा है उसको आपको जो है सरकार के सामने पेश करना है, नहीं तो आपकी सैलरी को रोक दिया जाएगा, और इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया 30 सितंबर तक। कितना सहमत है आप? नहीं, ठीक है, अगर जो लोग छूट गए हैं या नहीं कर पाए, हर साल आता था ये देने के लिए, लेकिन इस बार सख्ती की गई तो थोड़ी सी सहूलियत होगी, क्योंकि काफ़ी लोग छूट गए हैं जो इससे अभी ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। आप बताइए कितना सहमत हैं, ये एक्सटेंड जो है डेट को बढ़ा दिया गया है? इसमें तो 100% ठीक है, और उसमें छोड़े गए जो आईएएस और पीसीएस वो भी इसमें जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों छोड़ेगा, ये आप पूछना चाहते हैं? आईपीएस और पीसीएस को क्यों छोड़ा गया कर्मचारियों के बीच में? आप बताइए, सरकार के इस फैसले से आपको क्या लग रहा है, कितना आप सहमत मानते हैं इस फैसले को? क्योंकि आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था, वरना सैलरी को रोक दिया जाता। संपत्ति का ब्यौरा देना अच्छी बात है, हर व्यक्ति का ये दायित्व भी है, और जो समय एक्सटेंड किया गया है इससे जो लोग छूट गए हैं उनको भी सहूलियत हो गई है। अब अपना वो इसमें सर्वर का भी बहुत इशू था जो लास्ट टाइम तक लोगों ने नहीं भर पाया, अब ये एक्सटेंड करने से सभी लोग आसानी से इसको फिलअप कर लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर उषा मौर्य। मैम ये बताइए, सरकार ने जो है अपने इस फैसले को एक्सटेंड कर दिया है, कितना सहमत हैं आप? ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया एक्स्ट्रा टाइम देकर, जिससे और लोग जो छूटे हुए हैं उनको आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है उनका ये। आप बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, इस फैसले का स्वागत करता हूं, और इस फैसले के समर्थन में मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन कर्मचारियों ने 58% कर्मचारियों ने अभी भी अपनी आय घोषित नहीं की है, वो वर्ग है जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आता है, जो कि उतने जागरूक नहीं होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, तो उनको भी एक मौका सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि स्वागत योग्य फैसला है। जो सरकारी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के पूरी तरीके से सरकार के इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत नजर आ रहे हैं। दीपक गंभीर, प्रयागराज, NDTV इंडिया। बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। कहीं भेड़िए आ रहे हैं तो कहीं तेंदुए, तो कहीं बाघ दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनकी संख्या में तेज़ी देखी गई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कुछ अब सीधे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। यानी ये भेड़िए, बाघ, तेंदुए आदमखोर होते जा रहे हैं। आदमखोरों का आतंक तराई क्षेत्र से लेकर शहरी इलाकों तक में फैल रहा है।
बहराइच में भेड़ियों के आतंक ने पूरे क्षेत्र को परेशान कर रखा है। भेड़ों का खौफ इतना है कि गांव वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। करीब 50 गांव में इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। प्रशासन का अमला जुटा हुआ है, लेकिन भेड़ियों का आतंक रुक नहीं रहा है और ये भेड़िए बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहराइच में आतंक थमा नहीं है कि बाराबंकी, सीतापुर में भी भेड़ियों के हमले की खबरें आने लगी हैं। भेड़ियों को पकड़ने की कवायद जारी है तो दूसरे जिलों से तेंदुए के हमले की भी खबरें मिली। हापुड़ में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। गांव वालों का कहना है कि तेंदुआ बकरियों के साथ बच्चों पर भी हमले कर रहा है। कहीं ना कहीं तेंदुए रोज ही दिख रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी समेत तराई के कुछ क्षेत्रों में बाघ का खौफ है। बाघ के हमले की घटनाएं रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर के कई इलाकों में भी सुनने को मिली हैं। बाघ तेंदुए गांव में देखे जाने की खबर भी है। गांव वाले परेशान हैं, दहशत में हैं। और बहराइच से तो आज ये भी खबर आई कि एक भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। पहले भेड़िए ने 5 साल के अफसाना नाम की बच्ची की गर्दन पर वार किया। उसके बाद हमलों के बाद घायल हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। और अब दूसरा मामला बहराइच के पनरिया गांव का है। 5 साल के इस बच्ची पर हमले के दौरान लोग चिल्लाने लगे, तब भेड़िया भागा, लेकिन उसने पास के एक घर में एक और बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चा बाल बाल बच गया। और इस बीच बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की ओर से निर्देश मिला है कि अगर भेड़िए को पकड़ने में सारे प्रयास असफल हो रहे हैं तो फिर उन्हें आप मार दें। और तरीक़ों से पकड़ा जाए। जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। और बाराबंकी ज़िले में एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला तब किया जब वो बकरियां चरा रही थी और इस बीच भेड़िए ने हमला कर दिया। अब बच्ची घायल हो गई है और गांव वाले भी परेशान हैं। आप वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी पहुंची मौके पर। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के हरक रेंज के गौछोरा गांव का ये मामला है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आइए सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला बहराइच से हमारे साथ हैं और रणवीर सिंह सीतापुर से हमारे साथ हैं। रवीश को मैं देख पा रही हूँ। रवीश आप बताइए, रवीश आप बताइए, आप बहराइच में हैं, बहराइच में किस तरह की लगातार वहां से खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल निधि, क्योंकि बहराइच में बीते 2 हफ्तों में 10 बच्चों की जान चली गई है और कई सारे लोग घायल हुए हैं। सोमवार को भी हमने देखा कि रात को 12 बजे एक बच्ची को जो है वो भेड़िया उठा ले गया। जानकार भी, जो वन्य जीव जानकार हैं, वो भी हैरान है, क्योंकि अब तक जिस तराई के क्षेत्र में बाघ और लेपर्ड और हाथी के साथ में तो इंसानों की मुठभेड़ होती रही है और इनमें इंसानों की जानें भी जाती रही हैं, लेकिन भेड़ियों का इस तरीके से आदमखोर हो जाना कि 10 बच्चों को उठा ले जाना, उनको मार देना, ये काफी चौंकाने वाली बात है। जो बहराइच का बेल्ट है, जहां पर इस वक्त भेड़ियों का आतंक है, ये घाघरा नदी से सटा हुआ ये पूरा इलाका पड़ता है, कछार का इलाका है। और आमतौर पर जो भेड़िए हैं वो डाक समूह के माने जाते हैं और ये ज्यादातर जो घास के मैदान होते हैं उसमें ही इनका अपना ठिकाना होता है। लेकिन अभी हुआ ये है, जो वन्य जीव के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि घाघरा में काफी बाढ़ आने से जो भेड़िए हैं वो अब गांव की ओर उन्होंने रुख कर लिया है, तो इसी की वजह से जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 भेड़ियों के का जो झुंड है वो चलता है और फिर वो अलग अलग गाँव में वो खास तौर पर छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि कई सालों के बाद में, मैं खुद बहराइच का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि आमतौर पर लेपर्ड के हमले होते रहे, बाघ के हमले होते रहे, जंगली हाथियों का हमला होता रहा है, लेकिन भेड़ियों का इस तरीके से हमला जो है वो कई सारे आज जानकारों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि चूंकि जलवायु मौसम में बदलाव हो रहे हैं तो इसके वजह से जो है वो इस तरीके के जीव जंतुओं के स्वभाव में भी बदलाव हो रहे हैं और इस पर एक गहरी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तराई का इलाका है तकरीबन 10 से 12 जिले पड़ते हैं और ये सारे जो है वो
नेपाल से सटे हुए हैं और आमतौर पर यहाँ पर देखा गया है कि वन्य जीवों के साथ में इंसानों की मुठभेड़ होती रही है। तो ये अब जो है वो आज कई सारे अधिकारी वन्य जीव के काफी बड़े अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं लगातार। पुलिस का के जो अधिकारी हैं वो भी कैंप कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो इसका खोजा जा रहा है कि आखिर क्या एक रास्ता निकाला जाए ताकि ग्रामीणों में दहशत भी न रहे। आज कई सारे स्कूल के टीचर से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि भेड़िए के खौफ के चलते तकरीबन 20 से 30% जो है वो विद्यालयों में उपस्थिति कम हो गई है बच्चों की, क्योंकि कई सारे जो अभिभावक हैं वो इसको लेकर बहुत चिंतित हैं कि कहीं बच्चे निकलते हैं उनके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए। तो खास तौर पर जो रात का समय होता है, यानी ये तकरीबन 5 से 6 बजे से लेकर और आधी रात तक का जो वक्त होता है वो काफी वल्नरेबल माना जाता है। और चूंकि ये इलाका बहुत गरीब इलाका है, ज्यादातर यहाँ पर कच्चे मकान हैं, इन मकानों में दरवाजे कोई नहीं होते हैं, अधिकतर लोग बिल्कुल जो है वो नित्य क्रिया के लिए बाहर भी जाते हैं, तो ऐसे में हमलों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों को चूंकि निशाना बनाया जा रहा है। तो आप बता रहे खतरा बढ़ जाता है। अब रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, आप बताइए, आप सीतापुर में मौजूद हैं, बता रहे थे रवीश किस तरह से बाढ़ के हालात हो गए हैं, तो ये जो भेड़िए इस तरफ आ रहे हैं और उनका इस तरह से जो हमला हो रहा है वो भी अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति है। आप सीतापुर में क्या परिस्थितियां हैं इस समय? देखिए, लखीमपुर और सीतापुर समेत जो इलाके हैं जहां पर भेड़ियों का, बाघ का, तेंदुए का या अलग अलग जंगली जानवरों का जो हमला हो रहा है, उसकी वजह जो आईएफएस अधिकारी हैं और वन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नेपाल का पानी आ रहा है, ये सब तराई का बेल्ट है और नेपाल के पानी से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। जंगलों में भी कई जगहों पर पानी लगा हुआ है और मिट्टी नम है, तो कई बार जंगली जानवर जो होते हैं वो सूखे की तलाश में जंगलों से आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी मौसम में गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने की खेती इस वक्त जो है वो बिल्कुल हाइट पे होती है, 7 से 8 फीट के आसपास गन्ने की हाइट होती है और जंगल के आसपास की जो खेत हैं वहाँ पर गन्ना लगा हुआ है। तो जंगल और साथ साथ गन्ना, तो कई बार जानवर जब सूखे हुए ज़मीन की तलाश में जंगल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गन्ने के खेतों को भी वो अपना हैबिटेट मानने लगते हैं और वो उन खेतों के ज़रिए उन रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं जिन इलाकों में लोग रहते हैं। इस बीच में जो जानवर हैं वो कई बार अगर बहुत नज़दीक से किसी ह्यूमन बीइंग से उनका संपर्क हुआ तब भी वो हमला कर देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको शिकार ढूंढना है और शिकार के तौर पर वो कोई बच्चे को देख लें या कोई ऐसा कमज़ोर व्यक्ति जो झुका हुआ है, खेतों में झुक कर के काम कर रहा है, तो वो उसको भी जानवर समझ करके उसके ऊपर हमले करते हैं। तो ये टेंडेंसी चूँकि बाघ की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई वहाँ जानवर आया या जानवर कहीं बाहर से आया, जानवर वहीं पे थे, लेकिन ये जानवर अचानक इसलिए हिंसक ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जो बरसात का मौसम है और ये कुल जो ये वारदातें हो रही हैं ये 10-15 दिन 20 दिन और चलने वाली हैं, क्योंकि उसके बाद जब मौसम में बरसात नहीं होगी तब ये जानवर वापस उन जंगलों की तरफ चले जाएंगे जो जंगल नदियों के किनारे हैं और उन्हीं नदियों का पानी पीने के लिए जाएंगे। तो जो इंसिडेंसेस हुए हैं आप देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर वो बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है या जो बहुत कमज़ोर हों और वो जानवर उनको टारगेट करता है ताकि वो इजीली उनको पकड़ पाए। जिसकी भी हाइट ज़्यादा है, कोई मोटा तगड़ा आदमी है, उसके ऊपर ये हमले नहीं करते हैं। तो ये अपने शिकार, अपने भूख को पूरा करने के लिए, और कई बार ये भी होता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इन जानवरों को किसी ने मार दिया, किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, तो कई बार इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी ये जानवर हिंसक हो जाते हैं और इसी वजह से न सिर्फ लखीमपुर में, बहराइच में, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर जो है इस वक्त डर का एक कारण बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 गांव में इस तरह का खौफ है और लगातार हम देख सकते हैं हापुड़ में भी एक तेंदुआ देखने को मिला। और बात अब गुजरात की, यहाँ आणंद के खंभात में एक आवासीय इमारत पत्तों की तरह रह गई। हालांकि मकान मालिक अपने परिवार के साथ बाहर आ गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में बारिश का दूसरा दौर शुरू होगा, जिससे भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अब लोगों को एक बार फिर से चिंता सताने लगी है कि कहीं घरों में पानी न घुस जाए। वहाँ कच्चे और पारंपरिक मकानों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। आगे आप देखिए विकास भदौरिया के साथ कार्यक्रम। नमस्कार।